दोस्तों सुबह हो गई है गोडावनगढ़ में। अभी 7 बज रहे हैं और सबने चाय पी ली है। निकलने वाले हैं बस। अब क्योंकि जैसलमेर बिल्कुल पश्चिम में है भारत के, तो जो सूर्योदय का समय है वो यहाँ पे थोड़ा और आधा घंटा 40 मिनट्स लेट होता है। तो अभी आप देखें आकाश में बिल्कुल लालिमा है और इस कॉटेज के ऊपर आपको चंद्रमा भी बिल्कुल पतला सा दिखाई दे रहा है। बस निकलने वाले हैं। अभी पहली सफारी करने निकल चुके हैं और आपको दिख ही रहा है चारों तरफ अभी भी अंधेरा है। तो अभी गोडावनगढ़ से जब हम निकलते हैं तो 2 किलोमीटर बाद पक्की सड़क आती है और वहाँ से मेरे ख्याल से 10 या 12 किलोमीटर के बाद में हमें उस जगह पे जाना है जहाँ से डेजर्ट नेशनल पार्क की एंट्री होगी। मतलब डेजर्ट नेशनल पार्क में बहुत सारे एरियाज़ हैं, बहुत सारे एंट्री पॉइंट्स हैं। जो मेन जो गेट है वहाँ से हम एंटर नहीं करेंगे। जिस जगह पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है सबसे पहले, उसके लिए आज हम ट्राई करेंगे। तो उस जगह पे हम एंटर करेंगे। पूरा एरिया डेजर्ट नेशनल पार्क का ही है, लेकिन साथ में गांव भी लगे हुए हैं। तो वहाँ पे जहाँ जो बफर एरियाज हैं, विलेज एरियाज हैं, वहाँ पे ग्रेजिंग अलाउड है। लेकिन जहाँ पे तार लगे हुए हैं और फेंसिंग लगी हुई है वो नेशनल पार्क का हिस्सा है। वहाँ पर ग्रेजिंग वगैरह अलाउड नहीं है, लोगों का जाना भी अलाउड नहीं है ऐसे। तो ये जो गोडावनगढ़ होम स्टे है हमारा, ये मिस्टर अलियार रोजानी का है और इन्होंने अपने जो इनके खेत थे वहाँ पर इन्होंने होम स्टे बनाए हैं, छोटे छोटे कॉटेजेस बनाए हैं, जो कि मैंने आपको दिखाया कल वाले वीडियो में, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। और उसके अलावा बढ़िया इनके पास काफ़ी बड़ा डाइनिंग स्पेस है और उसके अंदर बुफे लगता है। और उसके अलावा इनके पास जो स्टाफ हैं उसमें से मिस्टर अनवर हैं जो इस समय हमारी जिप्सी चला रहे हैं। मैं जिप्सी में आगे बैठी हूँ और जो बाकी भी इनके ड्राइवर्स हैं वो गाइड का भी काम करते हैं। थोड़ा उसी तरह जैसे कि अतुल जी के साथ में था ताल छप्पर में। तो अभी जो हम जाएंगे, हम पहुंचेंगे अभी डेजर्ट नेशनल पार्क के उस एरिया में जहाँ पर कि एनक्लोजर के अंदर हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलेगा। अब क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकली एंडेंजर्ड है तो ये पूरे मतलब प्रोटेक्शन में रहता है और बाहर कभी ये दिखता नहीं है, एनक्लोजर के बाहर कभी नहीं दिखता। इनफैक्ट जो फेंसिंग है उसके पास भी नहीं आता, दूर दूर ही रहता है। तो अभी वाइल्ड में इनके करीब 150 से 250 नंबर ही बचे हैं। तो हमारा पहला टारगेट यही रहेगा कि हम पहले बस्टर्ड को देख लें और उसके बाद फिर हम बाकी चीज़ें देखने का ट्राई करेंगे। अभी बस एंट्री होने वाली है डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर और ये जो थोड़े बहुत गांव के मतलब पुराने जो स्ट्रक्चर्स हैं, हट्स वगैरह आपको दिख रहे हैं। और अभी सूर्योदय भी पूरी तरह से नहीं हुआ है, सूर्योदय बस अभी होने वाला है। 2016 में जब मैं जैसलमेर आई थी तो शहर के बाहर पूरा डेजर्ट था, उसके बाद सम वाला एरिया आता है। पिछली बार भी मैंने जो सफारी की थी, मतलब जो कैमल सफारी होती है डेजर्ट नेशनल पार्क में, वो की थी। और सम में सफारी नहीं की थी मैंने। डेजर्ट नेशनल पार्क में पूरे 1 घंटे की कैमल सफारी की थी। उसके बाद जो भी कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता है वो सब भी अटेंड किया था और कुलधारा विलेज भी विजिट किया था। जो इसी तरह के जैसे मिट्टी के अभी आपको घर दिखे, मिट्टी के जो ब्रिक्स होते हैं, क्ले ब्रिक्स, उसी से बनाते हैं। तो कुलधारा पूरा अबैंडन्ड विलेज है। उसकी कहानी सभी लोगों को पता है। एक मतलब सुपर नेचुरल इवेंट्स भी जुड़े हुए हैं उसके साथ में। तो पिछली बार मैंने कुलधारा, बड़ा बाग सिमेट्री, जैसलमेर विंड पार्क और जो जैन टेम्पल्स है अमर सागर लेक पे, वो सब कुछ विजिट किया था। तो डेजर्ट नेशनल पार्क में देखा जाए तो ये ऑफिशियली मेरा सेकंड विजिट है। लेकिन पिछली बार जो है वो कैमल सफारी था, जो जिस एरिया में सफारी अलाउड है टूरिस्ट का, उस एरिया में सफारी किया था। और अभी जो है वो प्रॉपर सफारी पे जा रहे हैं। हमारी एंट्री हो चुकी है डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर। कोई प्रॉपर ऐसा ऑफिशियल गेट नहीं है जहाँ पर कि आपको पास दिखाना है, आधार कार्ड दिखाना है। डायरेक्टली एंट्री हो जाती है डेजर्ट में और दोनों तरफ आपको देखिए डेजर्ट का जो वेजिटेशन है वो दिख रहा है और सैंड ड्यून्स ही सैंड ड्यून्स दिख रहे हैं। तो ये प्रॉपर मतलब वाइल्ड लाइफ सफारी है जिसमें कि हम अभी आए हैं। और इसमें डेजर्ट नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये जैसलमेर और बाड़मेर दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ है। और भारत के बड़े जो नेशनल पार्क्स हैं, सबसे बड़े नेशनल पार्क्स हैं, उसमें से एक है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये दूसरे नंबर पर है। अभी देखिए सूर्योदय हो रहा है बिल्कुल डेजर्ट में, आपको दिखता है सन ऊपर आता हुआ होराइजन पे। तो अभी रुके हैं, कुछ फोटोज़ वगैरह लेंगे सभी लोग, उसके बाद आगे चलेंगे।
और जैसा कि मैं बता रही थी कि ये डेजर्ट नेशनल पार्क दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। इसका टोटल एरिया है 3,162 स्क्वायर किलोमीटर। तो दूसरे नंबर पे इसलिए है क्योंकि पहले नंबर पे हेमिस नेशनल पार्क है जो कि लद्दाख में है, और उसका एरिया 4,400 स्क्वायर किलोमीटर है। तो उसके भी एक एरिया में एक जोन में मैंने इस बार सफारी की थी विंटर में जब मैं गई थी लद्दाख। लेकिन पूरा नेशनल पार्क कवर करना एक दिन में या एक हफ्ते में भी पॉसिबल नहीं है एम इसमें। इसी तरह डेजर्ट नेशनल पार्क का भी पूरा एरिया एक दिन में कवर करना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर आप देखेंगे जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ भी बिल्कुल छोटे छोटे साइज के होते हैं। जो पौधे हैं वो स्क्रब वेजिटेशन है। इसमें आप देखेंगे जो पत्ते हैं वो बिल्कुल पतले पतले होते हैं और इनमें कांटे होते हैं। तो जो प्लांट्स के जो अपेंडिजेस होते हैं वो उन एरियाज में जहाँ पानी की बहुत कमी है, ड्राई एरियाज हैं, जैसे कि डेजर्ट है, आप देखेंगे कि पत्ते जो है वो बिल्कुल पतले पतले होते हैं और कांटे होते हैं उनमें। तो ये अपेंडेजेस हैं। तो इनमें सरफेस एरिया इतना मिनिमाइज कर देता है वो पौधा, ये इसका एक अडेप्टेशन है। सरफेस एरिया जब मिनिमाइज होगा तो पानी का इवेपोरेशन उससे बहुत कम होगा, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी हो जाती है। तो ये पानी बचाने का एक तरीका है पौधों का। साथ ही उसके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग हो सकती है जिससे कि पानी इवेपोरेट ना हो। यहाँ पे आपको 44% जो है डेजर्ट नेशनल पार्क में सैंड ड्यून्स मिलेंगे। कुछ फिक्स ड्यून्स भी हैं, कुछ मूवेबल भी हैं, और मैमल्स भी बहुत सारे हैं, पक्षी भी हैं। उसके अलावा रेप्टाइल्स भी बहुत सारे यहाँ पर मिलते हैं। कई तरीके के स्नेक्स वगैरह भी मिलते हैं यहाँ पर। अभी वो एंक्लोजर आने वाला है जहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दिखता है। और ये अब देखिए, आप सामने आपको दिख रहा है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये मेल है उसका। गले में इसके बड़ा सा मतलब नेकलेस जैसा मार्क है काले रंग का। साइज में भी बड़ा होता है मेल। और यहाँ पर कुछ चिंकारा भी टहल रहे हैं, पीछे आपको विंडमिल्स भी दिख रहे हैं। तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मैंने बताया आपको, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में है। वाइल्ड में केवल 150 से 250 बचे हैं। बहुत अग्रेसिवली इनका जो कंजर्वेशन का काम हो रहा है वो इस जगह पर हो रहा है। चाल देखिए आप दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, बिल्कुल रॉयल वॉक है इसका। कुछ 8-10 स्टेप्स लेने के बाद ये रुकता है, अपनी गर्दन को उठाता है, टिल्ट करता है थोड़ा सा और इधर उधर देखता है। तो राष्ट्रीय पक्षी बनने के ये बिल्कुल काबिल था। और राष्ट्रीय पक्षी जब चुना जा रहा था तो उस समय इसका भी नाम था कैंडिडेट्स में। लेकिन मोर से ये कुछ वोट से हार गया। उसका मेन कारण ये था कि ये हर जगह नहीं पाया जाता भारत में। मतलब अगर सारे स्टेट्स में देखा जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सब जगह नहीं मिलता है, ये ग्रासलैंड का पक्षी है। तो जिन जिन स्टेट्स में ग्रासलैंड है और पहले था, जैसे मध्य प्रदेश, हरियाणा वगैरह, तो उनमें पहले ये मिलता था। लेकिन अब नहीं मिलता है, अब तो बहुत ही एंडेंजर्ड हो गया है। और साथ ही इसके जो नाम की स्पेलिंग है, मिस स्पेल अगर हो गया, मतलब अगर गलत स्पेलिंग किसी ने लिख दी तो उसका बहुत ही गलत मतलब निकल जाएगा। तो ऐसा सोच के मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उससे हार गया। लेकिन ये हारा हुआ नहीं है, इसकी सक्सेस के लिए आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दोस्तों लगभग 1 मीटर तक इसकी हाइट होती है। मेल्स थोड़े बड़े होते हैं साइज में, मतलब सारस जितनी हाइट होती है। और इनका ब्रीडिंग सीजन जनरली मार्च से लेकर सितंबर के बीच में होता है। इसमें ये डिस्प्ले करते हैं अपने फेदर्स वगैरह का। और मेल्स जनरली कई फीमेल से मेट कर सकते हैं। और फीमेल जो है वो एक ही अंडा देती है। तो इसलिए ये बहुत ही, इनका जो ब्रीडिंग है ये भी बड़ा मुश्किल है, एक बार में एक ही अंडा देते हैं ये। तो कंजर्वेशन के एफर्ट्स भी बहुत कई गुना लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इनका नंबर बढ़ाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है इनका नंबर बढ़ाना। भारत के अलावा पाकिस्तान का जो एरिया है बॉर्डर से लगा हुआ, उधर भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखा गया है। तो फिलहाल जो कंजर्वेशन का काम चल रहा है यहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क में जैसलमेर में, ये बहुत ही कमेंडेबल है। और फिलहाल इसको काफ़ी सक्सेस भी मिला है। ये दोस्तों बायमैक्युलेटेड लार्क है। इसके गर्दन में आप देखेंगे गले में 2 ब्लैक कलर के मार्क्स हैं। ग्रेटर शॉर्ट टोड और बायमैक्युलेटेड लार्क्स अक्सर मिक्स्ड फ्लॉक में उड़ते हैं, ज़्यादा नंबर्स में प्रोटेक्शन मिलता है इनको। अभी दोस्तों ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग डेजर्ट के बीच में। ब्रेकफास्ट पैक्ड हमारे साथ आया था, तो इसमें उबले अंडे हैं और पोहा है। मैं तो एग्स खा नहीं रही हूँ, लेकिन बाकी लोग अंडा खाते हैं। और इसके अलावा बनाना है और फ्रूट जूस है, जो पैक करके गुड़ावनगढ़ से हमारे साथ में ही आया है जिप्सी में। तो अभी सभी लोग डेजर्ट के बीच में ब्रेकफास्ट करेंगे, एक बढ़िया अनुभव। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फ्लॉक है शीप का।
और साथ में बकरी भी हैं, भेड़ बकरियों का एक बहुत बड़ा झुंड है। इनकी ग्रेजिंग हो रही है यहाँ पे। तो इस तरफ ग्रेजिंग अलाउड है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो तार के इस तरफ का हिस्सा है, जो बफर या आप गांव का एरिया कह सकते हैं, वहाँ पर ग्रेजिंग अलाउड है। और दूसरा साइड जो है जहाँ पे तार लगी हुई दिख रही है, उसके अंदर का जितना एरिया है वो नेशनल पार्क है। वहाँ पर कोई भी ग्रेजिंग अलाउड नहीं है, किसी का रहना अलाउड नहीं है। तो ये इस तरह से मतलब को एग्जिस्ट करती है वाइल्ड लाइफ और जो लोकल पॉपुलेशन है वो दोनों। और इस एरिया में जो जानवर मिलते हैं उनके बारे में थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तो आपने देख ही लिया। ऐसे ही एक और भी पक्षी है जिसको कहते हैं मैक्वीन बस्टर्ड, लेकिन वो रेजिडेंट नहीं है इंडिया का। जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड रेजिडेंट है इंडिया में, केवल राजस्थान में ही नहीं, गुजरात के भी कुछ एरियाज में मिलता है। मध्य प्रदेश में पहले मिलता था, मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी किसी जगह पे इसको देखा गया है। तो ऐसा नहीं कहेंगे कि ये इसी जगह के लिए एंडेमिक है। एंडेमिक का मतलब ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर पाया जाता है। लेकिन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के साथ ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्वीन बस्टर्ड जो है वो बाहर से आता है, वो सेंट्रल एशिया वगैरह से आता है विंटर के टाइम में। और इंडिया में भी आता है, अफ्रीका वगैरह में भी जाता है। तो मैक्वीन बस्टर्ड भी इधर भी मिलता है और पोखरण वाले एरिया में भी मिलता है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे बर्ड्स, लार्क्स की बहुत सारी स्पीशीज़ यहाँ मिलती हैं, फिंचेस मिलती हैं। और जानवरों में जो है आपका डेजर्ट फॉक्स हो गया या वुल्फ हो गया, या फिर जो आपका इंडियन जो डेजर्ट जर्ड होता है वो मिलता है। कई प्रजातियां सांप की यहाँ पर मिलती हैं। तो ये सारे जो प्राणी हैं ज़्यादातर छोटे साइज के हैं और डेजर्ट में रहने के हिसाब से अडेप्टेड हैं। यहाँ पर कभी भी आपको बड़े साइज के प्रेडेटर्स नहीं मिलेंगे, हमेशा छोटे साइज के ही जानवर मिलेंगे, क्योंकि बड़े साइज के जो जानवर होते हैं वो डेजर्ट के माहौल में अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। जिस तरह पौधों में मॉडिफिकेशन होते हैं, डेजर्ट के हिसाब से अडेप्टेशन होते हैं, उसी तरह जानवरों में भी अडेप्टेशन होता है। ये बहुत कम पानी पे सरवाइव कर सकते हैं, जो भी मिलता है वो खा लेते हैं। और ज़्यादातर जो जानवर हैं वो दिन के टाइम अंडरग्राउंड रहते हैं। जितने भी इसमें या तो स्नेक्स हैं या फिर डेजर्ट फॉक्स है, एशियाटिक वाइल्ड कैट है, या फिर जो भी कार्निवोरस जानवर हैं, इसमें डेजर्ट जर्ड वगैरह को छोड़ के बाकी सारे ही कार्निवोरस ही हैं। जर्ड भी हो सकता है कीड़े वगैरह को खाता हो, जो क्योंकि चूहे जैसा प्राणी होता है, रोडेंट होता है, तो दूसरे छोटे कीड़े मकोड़ों को खा सकता है। लेकिन जो बाकी कार्निवोरस हैं वो कोई भी आपको दिन में हंट करता हुआ नहीं दिखेगा। डेजर्ट फॉक्स हमें दिन में बीकानेर में दिखा था, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए निकलते हैं, वापस अपनी मांद में घुस जाते हैं। अगर वो भी इस समय, क्योंकि इस समय विंटर का सीजन है। समर में अगर आप आएंगे, गर्मी के समय, जिस समय दिन में बहुत गर्मी होती है, उस समय आपको कोई भी जानवर बाहर घूमता हुआ नहीं दिखेगा, वो सब अंडरग्राउंड रहेंगे। वो निकलेंगे जब शाम होने लग जाएगी, जब 3 साढ़े 3 बजे का टाइम होगा, उस टाइम ये लोग बाहर निकलना शुरू करेंगे। और उस टाइम फिर ये अपना शिकार वगैरह ढूंढते हैं। जो जब सांझ हो जाती है तो रेत बहुत तेजी से ठंडी होती है, जितनी तेजी से गर्म होती है उतनी तेजी से ठंडी भी होती है। तो रात में ठंड भी बहुत होती है यहाँ पर। तो जो भी जानवर यहाँ पे रहते हैं, जो भी पेड़ पौधे यहाँ पे ग्रो करते हैं, उनको अडेप्टेड होना बहुत ज़रूरी है। तो जानवरों का अडेप्टेशन ये है कि दिन के टाइम कम निकलते हैं, जिससे कि गर्मी कम लगे, पानी की ज़रूरत कम पड़े, रात में हंट करते हैं ज़्यादातर। और जो छोटे साइज के होते हैं, उनका बॉडी साइज ही छोटा होता है, जिससे कि सरवाइव करने के लिए उनको ज़्यादा खाने की ज़रूरत ना पड़े, ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े। अभी हमारी आफ्टरनून सफारी ख़त्म होने वाली है, अब बिल्कुल एंड में, मतलब सूर्यास्त होने में बस थोड़ा सा ही समय बचा है, शायद मुश्किल से 15-20 मिनट होंगे। एक थोड़ी पथरीली जगह है, रॉकी जगह है, छोटी सी पहाड़ी टाइप की है। वहाँ पर ट्रम्पेटियर फिंच और डेजर्ट लार्क बहुत मिलते हैं। तो वो देखने हम लोग जा रहे हैं अभी। तो वो जगह जो है रास्ते में है, मतलब हम डेजर्ट नेशनल पार्क से निकल चुके हैं, गोडावनगढ़ की तरफ जा रहे हैं। और वो रास्ते में ही हमें हाईवे पर ही मिलेगा, जो रास्ता है उसके साइड में ही वो जगह है। वहाँ पे हमें थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा पहाड़ी के ऊपर तक। और वहाँ पे डेजर्ट लार्क्स और ट्रम्पेटियर फिंच काफ़ी अच्छे नंबर में मिलते हैं। तो अभी उसी डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं। और अब आप देखिए यहाँ पे, ये जो जगह हम लगभग यहाँ पहुँच चुके हैं, जो जगह आपको दिख रही है आसपास, ये बिल्कुल हाईवे पर है। और इस पर आप देखिए जो पत्थर भी हैं वो थोड़े अलग टाइप के हैं। अभी ऊपर पहुँच के आपको दिखाती हूँ कि कैसे पत्थर हैं। और इसी जगह पर हम ये दोनों पक्षियों को ये देखने के लिए पत्थर रुके पे हैं। आप क्रैक्स देख रहे हैं ना, ये इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर रहता है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तो इसलिए ये पत्थरों में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। अभी हम जिस जगह पे घूम रहे हैं, यहाँ पे डेजर्ट लार्क और ट्रम्पेटियर फिंच के लिए हम रुके हुए हैं। और थोड़ा हल्का सा मतलब पहाड़ी टाइप का है, और उसके ऊपर ये हर जगह ये पत्थर
बिखरे हुए हैं और सब पे इसी तरह की मार्किंग है। तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर को एक्सपोज होने की वजह से मार्किंग्स आई हैं। ये देखिए चिंकारा का बच्चा है छोटा सा और इसको छुपाया गया है पत्थरों के बीच में। ये अक्सर डियर की सारी प्रजातियां ऐसा करती हैं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, अभी चलने लायक नहीं होता, तो उसको छुपा देते हैं पत्थरों के बीच में या घास के बीच में, लंबी घास के बीच में, इससे कि ऊपर उड़ने वाले प्रेडेटर्स की नज़र ना पड़े। ये दोस्तों डेजर्ट लाख है। यहाँ पर कई सारी स्पीशीज़ लाख्स की मिलती हैं रेगिस्तान में। उसमें से ये एक है। हमें ग्रेटर शॉर्ट टोड लाख मिला और उसके बाद ये डेजर्ट लाख मिला, और क्रेस्टेड लाख मैंने पहले भी देखा हुआ था, वो भी हमें आज दिखा था। दोस्तों ये ट्रम्पेटियर फिंच है। इसकी बॉडी थोड़ी ब्राउनिश पिंकिश टाइप की होती है और इसके जो बीक होता है वो काफ़ी मोटा होता है, थिक बिल होता है और पिंक कलर का होता है। ट्रम्पेटियर इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी जो आवाज़ होती है ना, वो सुन के ऐसा लगता है जैसे कि कोई भोंपू बजा रहा है। मतलब कोई पतले जैसे टीन की भोंपू से जिस तरह की आवाज़ आएगी, वैसी आवाज़ इसकी निकलती है। तो ये और भी कंट्रीज़ में पाया जाता है, स्पेन, अफ्रीका और इंडिया में इसकी एक सब स्पीशीज़ मिलती है। मतलब टोटल 4 सब स्पीशीज़ हैं, उसमें से एक सब स्पीशीज़ यहाँ पर इस एरिया में है। दोस्तों आज दूसरे दिन की मॉर्निंग सफारी पे निकल चुके हैं डेजर्ट नेशनल पार्क के लिए। अभी गोडावनगढ़ से निकले हैं और कल की मॉर्निंग सफारी इवनिंग सफारी दोनों काफ़ी अच्छी रही। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी दिखा और बाकी बर्ड्स भी, डेजर्ट लार्क, ट्रम्पेटर फिंच और भी बहुत कुछ। और आज फिर हम कोशिश करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को ट्रैक करने की। दूसरी बर्ड्स भी हैं लिस्ट पे। तो आज इवनिंग सफारी में मैं नहीं आऊँगी क्योंकि मैंने एक अलग से कैब बुक की है। 11 बजे जब हम सफारी से वापस आएंगे तो मैं वहाँ से लौंगेवाला चली जाऊँगी और लौंगेवाला के साथ में ही तनोट माता के दर्शन के लिए भी जाना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 2016 में भी मैं आई थी यहाँ पर, लेकिन उस बार भी मेरे पास एक दिन कम था, तो मैं जोधपुर जैसलमेर दोनों घूमने आई थी। मुझे लौंगेवाला और तनोट माता के बारे में पता नहीं था कि यहाँ से पास है। तो बाद में जब मुझे पता चला तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि अगर एक दिन और होता तो मैं जा सकती थी। तो इस बार मैं सोच के आई थी कि अब दूसरी बार जब जैसलमेर आने का मौका मिल रहा है तो मैं ये दोनों जगह ज़रूर करूँगी। अभी एंट्री हो चुकी है डेजर्ट नेशनल पार्क के अंदर। और पिछली बार जैसे कल सुबह जिस एरिया में गए थे वहाँ पर छोटे छोटे श्रब्स दिख रहे थे, छोटे पेड़ भी दिख रहे थे। ये वाला एरिया बिल्कुल प्लेन है, मतलब ग्रासलैंड टाइप का ही है, बिल्कुल छोटे छोटे ग्रास दिख रहे हैं जो कि बिल्कुल ही शॉर्ट ग्रास है यहाँ पर। तो ये अलग एरिया है डीएनपी का। अभी रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आज हैवी ब्रेकफास्ट लाए हैं, आलू का पराठा है और बाकी केले वगैरह, जूस। अब हमें इसके बाद मंदिर जाना है तो यहाँ से जाके हमें लंच करने का मौका मिलेगा नहीं क्योंकि 11 बजे ही कैब बुला लिया है। तो ब्रेकफास्ट अच्छे से कर लेंगे जिससे कि वहाँ पे 3-4 बजे से पहले लंच के लिए रुक नहीं पाएंगे, जस्ट जितना मुझे लग रहा है। अगर 11 साढ़े 11 भी निकलते हैं तो पहुँचने में इतना टाइम लगेगा। आज फिर से मिल गया दोस्तों ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये वही सेम इंडिविजुअल है जो हमें कल मिला था, इसी एरिया में घूमता रहता है। हम आज कोशिश कर रहे थे कि फ़ीमेल दिख जाए, लेकिन दोबारा से यही दिख गया है जो मेल है। अब ये उड़ने वाले पक्षियों में वन ऑफ द हेवीएस्ट है, वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स है। और IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें 2011 से ही इसको क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। यहाँ पर जो इसका कंजर्वेशन का प्रोग्राम चल रहा है बड़ी मुश्किल है क्योंकि एक जो नेचुरल इनका जो ब्रीडिंग होता है उसमें एक बार में एक ही अंडा देते हैं, मतलब एक साल में एक फीमेल एक ही अंडा देती है। तो यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क में जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है, यहाँ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी यूज़ किया गया है और उससे काफ़ी सारे चिक्स जो हैं वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पैदा हुए हैं और बड़े भी हुए हैं। और 2020 में और जहाँ तक मुझे याद है 2024 में, ये दोनों सालों में 8 से 9 चिक्स हैच हुए थे। तो ये बहुत बड़ा एक उपलब्धि इसको माना जा रहा था, बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा था। साथ ही अभी जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे यहाँ पे खतरा था कि हो सकता है बम वगैरह कुछ गिरे जैसलमेर वाले एरिया में, तो इनको पूरे प्रोटेक्शन के साथ अजमेर भेज दिया गया था आर्मर्ड ट्रक्स वगैरह में। तो काफ़ी एफर्ट किए जा रहे हैं कंजर्वेशन के लिए। और कुछ समय पहले ये बर्ड जो है बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान का जो चोलिस्तान डेजर्ट है उस तरफ भी कुछ 6-7 पक्षी चले गए थे, बाद में वो अपने आप वापस भी आ गए थे। ये ब्लैक क्राउन स्पैरो लार्क है दोस्तों, ये मेल है। और इससे पहले मैंने एशी क्राउन स्पैरो लार्क देखा था बिग वन में। बिग वन भी ग्रासलैंड्स है, वहाँ पर हालांकि बारिश अच्छी होती है,
लेकिन इस जगह पर जो आपको दिख रहा है ये ब्लैक क्राउन स्पैरो लार्क है। यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों दिख रहे हैं। इनको ब्लैक क्राउन स्पैरो लार्क कहते हैं। तो अच्छी साइटिंग है ये भी, और ऐसी छोटी बर्ड्स को इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर देखिए क्रीम कलर्ड कोर्सर दिख रहा है। इंडियन कोर्सर देखा है मैंने बिग वन में इससे पहले। ये कोर्सर की सेकंड प्रजाति है जो मैं देख रही हूँ। मिट्टी के कलर जैसा ही इसका बॉडी, बिल्कुल वही सैंडी कलर का है, तो एकदम परफेक्ट कैमोफ्लाज है। ये लोग भी लैपविंग्स की तरह ही पर्च नहीं कर सकते पेड़ों पे या तार पे, ज़मीन पे ही रहते हैं। अंडे वगैरह भी ज़मीन पे देते हैं, ज़मीन पे ही दौड़ते हैं। उड़ सकते हैं लेकिन ये पर्च नहीं कर सकते किसी भी डाल पे या तार पे। ये दोस्तों ग्रेट ग्रे श्राइक है। ऐसे ही सदर्न ग्रे श्राइक था जो बिग वन में देखा था मैंने। ये दोनों शायद मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है इनमें। और श्राइक सारे ही बुचर बर्ड होते हैं। अभी इसने कुछ कीड़ा या कुछ मारा था, वो यहाँ पे तार पे लाके अटका दिया था उसको। ऐसे कटीले पेड़ों पे ही अपने प्रे को लटका देते हैं, इसीलिए इनको बुचर बर्ड कहते हैं। ये वाटर बॉडी है देखिए, डेजर्ट नेशनल पार्क के बिल्कुल बीच में। इसमें कुछ शोवेलर्स वगैरह हैं, कुछ नॉर्दर्न टील्स हैं, गॉडविट भी हैं दो चार यहाँ पे स्टिल्ट्स के साथ जो है ब्लैक टेल्ड गॉडविट भी घूम रही हैं। और किंग फिशर भी किनारे बैठा हुआ था अभी। तो यहाँ पे वाटर बर्ड्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ी बहुत हैं। ये पेड़ पर जो बैठा हुआ है लग्गर फैल्कन है। लग्गर फैल्कन मीडियम साइज़ का रैप्टर है। रैप्टर्स में फैल्कन्स मीडियम साइज़ के ही माने जाते हैं, ईगल वगैरह से काफ़ी छोटे होते हैं। ये ताल चप्पर में भी हम ढूंढ रहे थे लेकिन वहाँ नहीं मिला था, तो यहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क में मिल गया। यहाँ पर देखिए पैराग्लाइडिंग हो रही है। और पैराग्लाइडिंग ऐसे ही रन ऑफ कच्छ में भी देखा था हमने, वाइट रन जो है वहाँ पर भी पैराग्लाइडिंग होती है। और पैराग्लाइडिंग पहाड़ों में भी होती है। पहले तो बीर बिलिंग केवल जो है पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस हुआ करता था, जो हिमाचल प्रदेश में है। अब तो बहुत जगह होने लग गई। तो यहाँ पे भी सुबह सुबह मॉर्निंग सफारी के दौरान ही हम थोड़ी देर के लिए रोक के इसको भी शूट करने लग गए पैराग्लाइडिंग को। आप नहीं ले रहे ना। ये देखिए रेड हेडेड किंग वल्चर है फ्लाइट में। इसको मैंने बांधवगढ़ में देखा हुआ है, फोटोग्राफ भी किया हुआ है, वीडियो में भी आया हुआ है। यहाँ पे फ्लाइट में दिख रहा है ये रेड हेडेड किंग वल्चर। मॉर्निंग सफारी से वापस जा रहे हैं दोस्तों। अभी जो मेन एंट्रेंस है डीएनपी का, जो ऑफिशियल एंट्रेंस है, वहाँ पर साइड में एक छोटा सोवेनियर शॉप भी है, तो वहाँ पे रुके हैं। कुछ लोगों को हैट्स वगैरह अपने लिए ख़रीदने थे, जैकेट वगैरह। तो ये मेन एंट्रेंस है डेजर्ट नेशनल पार्क का। यहाँ पर एक फ़ोटो भी लेंगे अभी।